चलिए, सभी का स्वागत है क्लास में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान हमारी विरासत कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 से मध्यकाल में भारत के प्रश्न उत्तर को आज करेंगे। पहला है, आइए जानें। और पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला क नंबर है, अल इदरसी एक देश था। तो यहाँ पे खाली जगह में हम भर चुके हैं सब। महान भूगोल वेता व लेखक था। ठीक है, यानी कि अल इदरसी एक महान भूगोल वेता व लेखक था। ख नंबर देखिए, भारत का मध्यकालीन इतिहास देश वर्षों के दौरान वे परिवर्तनों का अध्ययन है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? लगभग 1000। तो पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा? भारत का मध्यकालीन इतिहास लगभग 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का इतिहास है। पहले भी हम बता चुके हैं इसमें कि ये जो 1000 बीच का समय लिया गया है अभी, उसमें काफ़ी मतभेद भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो किताबें दिया है उसको हम लोग जानेंगे, वो आप लोग पाठ से सीख लेंगे। ग नंबर, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति देश कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्रकार। तो हो गया, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। घ नंबर, अरबों के सिंध विजय की जानकारी देश नामक पुस्तक से मिलती है। तो किससे मिलती है? यह है चचनामा। फिर से उसको पूरा कर देते हैं। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। ठीक है, और ये जो चचनामा पुस्तक है इसके लेखक का पता नहीं है। अगला है, इतिहास की अड़ा नंबर, इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के देश को जानना जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? भौगोलिक परिस्थितियों। इसको फिर से करते हैं। देखिए, इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। ठीक है, अगर कहीं हम लोग कोई जगह का बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ का भौगोलिक स्थिति माने वहाँ का जो वातावरण, वहाँ की जमीन, मिट्टी, जलवायु, ये सारा चीज़ को हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर आदमी रहने लायक है कि नहीं है। ठीक है, और वो कितना ही माने लोगों के लिए फायदेमंद होगा वो जगह, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है जिस जगह में, लोग वहीं पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। तो ये सब कुछ बहुत कुछ वहाँ का उत्थान या पतन उसके ऊपर निर्भर करता है। आगे प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो हम इसका उत्तर बना दिए हैं। एक तरफ है पुस्तक का नाम और दूसरे साइड में है लेखक का नाम। देखिए, इसको हम मिला के कर दिए हैं, है ना। पहला क नंबर है, तहकीक ए हिंद के लेखक का नाम है अल बेरूनी। और ख नंबर, पुस्तक का नाम है तबाकात ए नासिरी। लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज। ग नंबर, लेखक पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। लेखक का नाम हसन निजामी।
और ख नंबर है पुस्तक का नाम मसनवी, लेखक का नाम अमीर खुसरो। ठीक है, ये सभी पुस्तक और जो लेखक का नाम दिख रहा है सब मध्यकाल के रहे हैं। और अमीर खुसरो इसमें सबसे बड़ा रोल किए हम लोग के लिए, जैसे हिंदी जो बोलते हैं तो हिंदी लेखन का शुरुआत यही किए थे। आगे तीसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। क नंबर प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी कौन था? उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के इतिहासकार थे। इन्होंने 1356 ईस्वी और 1398 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे थे। अगला 3 का ख देखिए प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है? हिंदू लोगों का जो धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, वो लोगों को क्या संदेश देती है? उसका संक्षेप में देखिए उत्तर, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश देती है। इसका मतलब है हिंदू का जो हम लोग का जो महान ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें ज्ञान और इसमें कर्म करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फल की चिंता मत करो और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ समान व्यवहार करने का संदेश देता है। अगला प्रश्न है 3 का ग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? देखिए, हिंदुस्तान हम लोग का देश भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, आर्यवत भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। तो ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो हुआ ये कब कब और किन संदर्भों में हुआ था? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग निम्न संदर्भों में होता रहा है। 13वीं सदी में हर्ष इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र के लिए किया था तथा 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया था। ठीक है, 2 बार हुआ था, देखिए 3 बार हुआ। देखिए, सबसे फर्स्ट 13वीं सदी में जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने पंजाब और हरियाणा के लिए किया। ठीक है, बाद में ये और गंगा यमुना ये बीच का जो स्थित है इसको हम लोग दोआब भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे दोआब के बारे में, अच्छा से बता देंगे। और 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 3 का घ, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? उस वक्त मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? ठीक है, तो उत्तर देखिए, मध्यकाल में कृषि में नई तकनीक के रूप में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। सिंचाई रहट से
होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब क्या है, देखिए, सिंचाई का समस्या है। आदमी को उस टाइम क्या बोलते हैं, मशीन वगैरह नहीं हुआ करता था। कहीं वो नदी किनारे या तालाब किनारे जो ज़मीन है उसमें खेती करता था, तो उससे अब उसको बाल्टी में या किसी से के सहारे वो पानी लेके जाता था। तो ये रहट जो था एक मशीन जैसा, यानी कि उसको चक्का जैसा वो गोल गोल घूम रहा है और उसमें पानी आगे फेंका रहा है। ठीक है, तो इससे लोगों को थोड़ा सा आसानी होने लगा और लोग खेती अच्छा से करने लगे। अगला क्वेश्चन है 3 का और इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है। देखिए, मुस्लिम लोगों का जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, वो उससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है पूछ रहा है। तो उत्तर देखते हैं। इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। ठीक है, देखिए, ये भी बहुत अच्छा पाठ सिखा रहा है। ठीक है, सभी धर्मों में अच्छा ही बात सिखाया गया है, लेकिन लोग गलत काम करते हैं। ठीक है, जानबूझ के गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करें। ठीक है, ये चर्चा करने का है। तो इसका जो प्रश्न है, देखिए, चौथा नंबर, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है। देखिए, इतिहासकार कौन है? जो इतिहास को लिखता है ना, माने बीती हुई चीजों को लिखता है, वही के लिए। तो उन लेखक के लिए जो लिखता है, उनके लिए किसी बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, पांडुलिपि मतलब हम बता चुके हैं कि देखिए, जो हाथ से लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहते थे। अभी तो हम लोग क्या है, सब मशीन से छपा हुआ रहता है, मशीन से लिखाता है। ठीक है, कोई किताब अभी हाथ से नहीं लिखता है। तो पहले जो होता था सब लोग हाथ से लिखते थे, वो था पांडुलिपि। तो उत्तर देखते हैं। देखिए, छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेर बदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो इसको उत्तर को समझ लीजिए। देखिए, पांडुलिपि पहले हाथ से लिखा हुआ होता था, और कोई भी जैसे उसको फिर से दोबारा लिखे, क्योंकि उस टाइम तो छपा खाना था नहीं, मशीन था नहीं कि उस किताब को वो मशीन से फिर और छापेगा। ठीक है, तो और दूसरा किताब उसको बनाने के लिए फिर दूसरा आदमी उसको लिखेगा, है ना। तो जो दूसरा आदमी लिखता था, तो कुछ कुछ शब्द को वो अपने तरफ से बदल देता था। ठीक है, जैसे उदर लिखा हुआ है, अरे उदर का मतलब तो पेट होता है, चलो यहाँ पर पेट लिख देते हैं, है ना। तो या फिर मान लो जैसे हम लोग को पैर है ना, वो बोले कि नहीं, पैर बोलने से आदमी नहीं समझेगा, इसको गॉड लिख देते हैं।
है ना, तो गोड़ में जल्दी समझ में आ जाएगा उसको। तो अब किसी को हो सकता है कि गोड़ बोलने से समझ में नहीं आएगा, है ना, लोगों को हो सकता है वो पैर ही समझता है, गोड़ नहीं समझता है। तो अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अब क्या करना पड़ता था इतिहास को, कि सभी पांडुलिपि यानी कि सभी किताबों को पढ़ना पड़ रहा था उन लोगों को, ठीक है, इसलिए ये जरूरी होता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? ठीक है, इसका एकदम छोटा सा उत्तर है। उत्तर, छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकों के लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। ठीक है, हाथ से लिखा जाता था। और अच्छा बात यह था कि उस टाइम कागज का आविष्कार हो चुका था। अगला प्रश्न 6 नंबर है। मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए उत्तर में, मध्यकाल की इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला स्रोत जो है देखिए, पुरातात्विक स्रोत। इसमें सिक्के, भवन निर्माण कला आदि आते हैं। इस कला में कई स्मारकों का निर्माण हुआ, यानी कि घरों का निर्माण किया गया, जो आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद हैं। और देखिए ये जो घर होते थे उसमें बहुत तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, ये हो गया भवन निर्माण कला। और अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो इसमें है, मध्यकाल में कागज सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो गया था, अतः इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों, यात्रियों के वृत्तांत, अदालती दस्तावेजों, संतों के उपदेशों आदि के लिखने में होने लगा। देखिए, कागज का आविष्कार हो जाने से ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गया। पहले लोगों को अपनी बातों को लिखने के लिए पत्थर में लिखना होता था या फिर कोई पत्ता में, जो कि टिकता नहीं था, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कागज का आविष्कार हो जाने से लोगों को ये सारी समस्याएं दूर हो गई और ये सस्ता भी होने लगा। अतः इसका उपयोग धर्म ग्रंथ, जो हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, और ऐतिहासिक पुस्तकों, जिसमें कि यात्री लोगों का जो आना जाना रहा, उसमें जो लोग व्यापार करने के लिए कहीं गए, उसका जो वृत्तांत था, उन सबको आराम से लिखा जाने लगा। अदालती दस्तावेजों, यानी कि जो थाना या कोर्ट कचहरी का जो बात होता है, उसमें थाना में हम लोग जो अपना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, तो वो सब आसानी से वहाँ पर दस्तावेज को लिखा जाने लगा और वो लंबे समय तक के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाने लगा। संतों के उपदेशों आदि लिखने में होने लगा। ठीक है, उपदेश जो देते हैं लोग, अच्छी अच्छी बातें, उन सबको अब कागज़ में लिखा जाने लगा। पहले ये सब चीज़ करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पत्थर में खुद पाना हर किसी के बस में नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल काम होता था। और अगर यदि वो पत्ते में लिखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करता था, यानी कि जो ज्ञान था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, दूसरों को उसकी जानकारी नहीं हो पाता था। अब कागज़ आ गया तो अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखने लगे और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने लगे। ठीक है, अंत में हम लोग
कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सनातन धर्म का संबंध किस धर्म से है? तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसी को हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो यानी कि सही आंसर होगा हिंदू धर्म। देखिए सही है कि नहीं, सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन से कवि ने 8 सुल्तानों का शासन देखा? देखिए, तो अमीर खुसरो जी जो थे उन्होंने 8 सुल्तानों यानी कि 8 राजाओं का शासन को देखा था। देखते हैं अमीर खुसरो सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। देखिए ये भी सही है। नेक्स्ट, प्रथम खिलाफा कौन थे? तो प्रथम खिलाफा कौन थे? यहाँ ऑप्शन में देखिए 4 दिया है, अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, उमर, जिब्राइल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अबू बकर। देखिए सही है। अगला प्रश्न, इतिहास को समझने के लिए कितने कालखंडों में बांटा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो हम लोग जो अभी पाठ पढ़े ये क्या था? मध्यकाल। देखिए 3 सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बच्चों यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मध्यकाल के जितने प्रश्न थे हम लोगों ने देख लिया और इसके उत्तर को हम लोग ने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। आप लोग इसको याद कर लेंगे और अपने कॉपी में नोट करके कर लेंगे। और इस तरह का क्लास का वीडियो आप लोग पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।